कहानी की शुरुआत साल 1959 से होती है, जहां हम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की बर्फीली ऊंची पहाड़ियों में एक आदमी को डरा हुआ देखते हैं, जो बुरी तरह जख्मी भी था, लेकिन फिर भी किसी तरह से नीचे उतरने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसके कानों में एक अजीब जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है। उस आवाज से उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है और घबराहट में वह संतुलन खोकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जब यह खबर ऑफिसर्स तक पहुंचती है, तो तुरंत यह निर्णय लिया जाता है कि उस पहाड़ पर अब किसी भी क्लाइंबर को चढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जल्दी ही ये नियम एक सख्त कानून में बदल जाता है और वो पहाड़, जिसे फॉरबिडन वॉल कहा जाता था, हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां हम कुछ क्लाइंबर को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं और सफलतापूर्वक चढ़ाई करके वापस भी लौट आते हैं। इन्हीं में एक लड़के का नाम था सेम, जो चढ़ाई में एक्सपर्ट माना जाता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आकर बताती है कि फॉरबिडन वॉल को फिर से खोल दिया गया है। ये वही दीवार थी जिसे 60 साल पहले हुई भयानक घटना के बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया था। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद उस जगह का फिर से खुलना हैरानी की बात थी। सेम अपने दोस्तों से कहता है, 60 साल पहले मेरे दादा भी उसी पहाड़ पर गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यानी कहानी की शुरुआत में जो आदमी मारा गया था, वो दरअसल सेम का दादा था। अब सेम यह तय कर लेता है कि वह खुद उस पहाड़ पर जाकर अपने दादा के बारे में सच का पता लगाएगा। ये खबर जब ऑफिसर्स तक पहुंचती है, तो एक ऑफिसर तय करता है कि वह एक आदमी को उस रहस्यमय दीवार की सच्चाई जानने के लिए भेजेगा। उधर सेम भी फॉरबिडन वॉल पर जाने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। चूंकि वहां सिर्फ कुछ चुने हुए और अनुभवी क्लाइंबर को ही अनुमति थी, इसलिए सेम का इंटरव्यू होता है और वह चुन लिया जाता है। इस बीच सेम के पिता आते हैं और पूछते हैं कि वह कहां जा रहा है। जब उन्हें पता चलता है कि सेम फॉरबिडन वॉल पर जा रहा है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, जो कोई भी उस पहाड़ पर गया कभी वापस नहीं आया। मैं अपने पिता को पहले ही खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। लेकिन सेम का इरादा पक्का होता है। वह अपने पिता को मनाता है और उनसे ये भी कहता है कि वे माँ को भी समझा दें, ताकि वह भी उसकी मदद करें। इसके बाद सेम का सफर शुरू होता है। रास्ते में वह एक स्थानीय व्यक्ति से फॉरबिडन वॉल की दिशा पूछता है, जो उसे पूरी जानकारी और दिशा समझा देता है। बाद में वह एक कैंप में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात कोर्टन नामक एक व्यक्ति से होती है, जो सभी क्लाइंबर को दिशा निर्देश दे रहा होता है। कोर्टन कहता है, अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो हम टीम 2 को बुलाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ कुछ अनुभवी क्लाइंबर ही ऊपर जा रहे हैं। इधर हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम कैरी होता है। वह कोर्टन की असिस्टेंट होती है और वह भी पहाड़ पर जाना चाहती है, लेकिन कोर्टन उसे साफ मना कर देता है और कहता है, तुम्हें कैंप में रहकर यहाँ मौजूद लोगों की देखभाल करनी है। ये सुनकर कैरी मायूस हो जाती है और कोर्टन को उसकी यह उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर टीम 2 बनाई जाती है, तो वो उसका नाम उसमें जरूर शामिल करेगा। यह सुनते ही कैरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। इसी दौरान एक रेडियो ऑपरेटर आता है, जिसकी जिम्मेदारी क्लाइंबर्स और कैंप के हेड्स के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना था। इसके बाद कोल्टन सभी क्लाइंबर्स को इकट्ठा करता है और एक छोटी मीटिंग आयोजित करता है, ताकि पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करने से पहले उन्हें वहां के कुछ जरूरी नियम के बारे में बताया जा सके। कोल्टन गंभीरता से उन्हें चेतावनी देता है, ये पहाड़ कोई आम जगह नहीं है, ये बेहद खतरनाक और रिस्की है, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। वो आगे कहता है कि अगर किसी को भी जरा सा भी डर लग रहा है, तो वो अभी पीछे हट सकता है और घर लौट सकता है। लेकिन वहां मौजूद किसी भी क्लाइंबर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। हर कोई दृढ़ निश्चय के साथ वहां आया था। इसके बाद कोल्टन सभी को कैरी से परिचित कराता है और बताता है कि कैंप में मौजूद सभी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी कैरी के कंधों पर है। फिर कोल्टन वहां के चीफ को बुलाता है, ताकि वह क्लाइंबर को उस पहाड़ से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां दे सके। चीफ बताता है कि करीब 60 साल पहले उस पहाड़ पर क्लाइंबर का आना जाना आम था, लेकिन फिर अचानक कि वहां से कोई हेलीकॉप्टर भी वापस नहीं आया, जैसे वो लोग किसी और ही दुनिया में खो गए हों। खैर, मीटिंग खत्म होने के बाद असली सफर शुरू होता है। पहले केवल 6 क्लाइंबर चढ़ाई के लिए रवाना होते हैं। उधर रेडियो ऑपरेटर, जिसका नाम भी रेडियो ही था, सभी तकनीकी तैयारियों को पूरी तरह से दुरुस्त करता है। इस दौरान सेम कैरी के पास आता है और हालातों का जायजा लेता है, जिस पर कैरी उसे आश्वस्त करती है कि अभी सब कुछ सामान्य है। क्लाइंबर चढ़ाई में पूरी मेहनत झोंक देते हैं और जब शाम ढलने लगती है, तो वे पहाड़ के एक कोने में कैंप लगाकर रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। अब तक सब कुछ सामान्य था, इसलिए सभी क्लाइंबर गहरी नींद में सो जाते हैं। रात के समय सेम को कैंप के बाहर टहलते देखा जाता है, जब चीफ एक बार फिर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारे दादा एक खास मिशन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अफसोस
वो उसे पूरा नहीं कर पाए। तुम्हें उस अधूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाना होगा। सेम उलझन में पड़ जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी चीफ एक चौंका देने वाला खुलासा करता है। इस पहाड़ पर एक ऐसी रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति है जो इंसानों के दिमाग पर काबू पा लेती है। यही कारण है कि जो भी इसकी चोटी तक पहुंचा है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। कि पहले यह शक्ति लोगों के दिमाग के साथ खेलती है और धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देती है। क्लाइंबर भ्रम में जीने लगते हैं और फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। सेम को यह सब बातें अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन चीफ विश्वास के साथ कहता है कि हमारे पूर्वजों ने उस शक्ति से लड़ने के लिए एक विशेष डंडा तैयार किया था और अब यह कार्य तुम्हें पूरा करना है जो तुम्हारे दादा अधूरा छोड़ गए थे। खैर, उधर हम देखते हैं कि एक क्लाइंबर जिसका नाम लकी था एक लड़की से कहता है, मैं सच में बहुत लकी हूँ। कई बार मौत के बहुत करीब गया, लेकिन हर बार किस्मत ने मुझे बचा लिया। खैर, जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलती हैं, क्लाइंबर का ग्रुप फिर से पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच कोल्टन को एक डरावना और असामान्य विजन दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वह यह बात बाकी क्लाइंबर से साझा करता है तो वह भी हैरानी से बताते हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा था जो कि बेहद अजीब था। कोल्टन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहता है, जबकि दूसरी तरफ कैरी और रेडियो बेस कैंप में क्लाइंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वॉकी टॉकी बिल्कुल काम नहीं करता, जिससे इनका संपर्क पूरी तरह टूट जाता है और दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। इसी बीच सेम कैरी के पास आता है और कहता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन कैरी उसकी बात को गंभीरता से लिए बिना उसे वहां से जाने को कह देती है। कुछ ही मिनट बाद उसे अपने रूखे व्यवहार का एहसास होता है और वह सेम से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे क्लाइंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं बहुत तनाव में थी। सेम उसकी बात को समझकर माफ कर देता है और चीफ द्वारा बताई गई सारी बातें उसे बता देता है। लेकिन कैरी उन बातों को कोई पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर देती है और अपनी वैन में चली जाती है। दूसरी ओर कोल्टन सिर दर्द से परेशान होता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है और फिर से चढ़ाई में जुट जाता है। कैरी की ओर से न यकीन होने के कारण सेम थोड़ा मायूस हो जाता है, इसलिए वह खतरे की बात अपने एक दोस्त से करता है। जब वह उस बुरी शक्ति का जिक्र करता है तो उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है। इसके बाद सीन एक क्लाइंबर लड़की पर शिफ्ट होता है जो अपनी दोस्त ब्रैड को फॉलो कर रही थी, लेकिन एक बड़ी सी चट्टान के कारण वह ब्रैड को नहीं देख पाती और उसे आवाज देती है। लड़की को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसका डर तब और गहरा हो जाता है जब वह ब्रैड को बिना किसी दोहन के पहाड़ की दीवार पर चिपका हुआ चलते हुए देखती है, जो इंसान के लिए संभव ही नहीं था। ब्रैड जब उसके पास आता है तो उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी होती हैं। वो लड़की की मदद करने के बजाय उसकी रस्सी काटकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सौभाग्य से वह लड़की खुद को गिरने से बचा लेती है। अफसोस की बात यह है कि ब्रैड खुद ही कूद जाता है और वहीं अपनी जान गंवा देता है। इस बीच सेम और उसका दोस्त पहाड़ की स्थिति को जानने के लिए रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क बेहद कमजोर होने के कारण उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाती। ब्रैड की मौत जिस तरह से हुई वह देखकर वह लड़की इतनी बुरी तरह डर जाती है कि उसमें अब आगे बढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती। डर और घबराहट में डूबी वह मदद लेने का फैसला करती है और जल्द ही कोल्टन को ब्रैड की मौत की खबर देती है। लेकिन कोल्टन का इरादा अब पत्थर की तरह मजबूत हो चुका था। उसने तय कर लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह पहाड़ की चोटी तक पहुंचे बिना नहीं रुकेगा। इसीलिए वह उस डरी हुई लड़की को भी आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब सेम को यह एहसास होता है कि क्लाइंबर्स से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वह खुद पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय लेता है। उसका एक दोस्त भी साथ होता है। दोनों दिल मजबूत करके चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन चढ़ाई के दौरान सेम के दोस्त का पैर फिसल जाता है और उसे इतनी गंभीर चोट लगती है कि उसके लिए आगे चढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह सब देखकर सेम अपने दोस्त को वापस कैंप लौटने को कहता है और खुद अकेले ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। जब वह यह बात कैरी को बताता है तो वह भी चिंता में आ जाती है और खुद पहाड़ पर चढ़ने का ठान लेती है। कैरी जैसे ही चढ़ाई के लिए निकलती है तभी चीफ उसके सामने आता है। उसके हाथ में ब्रैड का हेलमेट होता है जिसमें एक कैमरा भी फिट होता है। कैरी बिना वक्त गंवाए वह हेलमेट लेकर टीम के पास जाती है ताकि कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जा सके और पता लगाया जा सके कि असल में हुआ क्या था। इसके बाद कैरी सेम के दोस्त की मदद करती है और उसे सुरक्षित नीचे लाने का फैसला करती है। उतरते वक्त सेम का दोस्त कैरी को बताता है कि सेम अब अकेला ही ऊपर चढ़ रहा है। कैरी पहले सेम के दोस्त को सुरक्षित नीचे पहुंचाने पर ध्यान देती है और दोनों नीचे उतरने लगते हैं। इस दौरान रेडियो ऑपरेटर हेलमेट में लगे कैमरे की फुटेज चेक करता है। उसे देखकर वह चौंक जाता है। कैमरे में दिखता है कि ब्रैड ने पहले एक लड़की पर हमला किया था
और उसकी आवाज पूरी तरह डरावनी और अलग हो गई थी, जैसे वह किसी और के नियंत्रण में हो। इन फुटेज को देखकर रेडियो बेहद हैरान होता है। इधर सेम की चढ़ाई जारी रहती है। पहाड़ की कठिन और ठंडी रात अब शुरू हो चुकी थी और इसी दौरान उसे क्रिस्टीन मिलती है। दोनों तय करते हैं कि आज की रात यहीं पर कैंप लगा लिया जाए ताकि सुबह फिर से चढ़ाई शुरू की जा सके। कोल्टन के साथ एक लड़की होती है जो कहती है, हमें अब नीचे वापस चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन कोल्टन साफ इनकार कर देता है और गंभीरता से जवाब देता है, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन मैं इस चढ़ाई को अधूरा छोड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में कैरी सेम के घायल दोस्त को नीचे ले आती है। जैसे ही वो बेस कैंप पहुंचती है, रेडियो घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बहुत अजीब दिखाना है, चलो मेरे साथ। रेडियो की हालत देखकर कैरी तुरंत उसके साथ वैन में जाती है। वहां वह ब्रेड के हेलमेट में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ब्रेड की आवाज डरावनी हो चुकी थी और उसकी हरकतें भी अजीब थीं, जैसे वो किसी और के काबू में हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लियर करता है और वही डरावनी आवाज कैरी को सुनाता है। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं लग रही थीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से जैसे आई हूं। सेम का दोस्त भी ये सब सुन रहा होता है और घबराकर कहता है, सेम जो उस बुरी शक्ति के बारे में कह रहा था वो सब सच है। इस पहाड़ पर वाकई कुछ मौजूद है जो हम सबको निशाना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ लकी के टेंट में अजीब हरकत होती है। उसका टेंट हिलने लगता है और जब वह बाहर देखता है तो अपनी ही साथी को देखता है जो पूरी तरह से पजेस्ड थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। वो लड़की टेंट को तहस नहस कर देती है और लकी पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर खुद ही गिरकर मर जाती है। इधर सेम को भी अजीब हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिससे वो डर जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता और उसका मन विचलित होने लगता है। लकी जल्दी से कोल्टन को जगाता है और बताता है, मेरी साथी ने खुद को नीचे गिरा दिया है, कुछ तो गलत हो रहा है, हमें अभी नीचे जाना चाहिए। पर कोल्टन फिर भी नीचे जाने से मना कर देता है और कहता है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। रेडियो अपने सीनियर से इन फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करता है। उसका सीनियर भी हैरान होता है क्योंकि इस तरह की सिग्नल्स उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगली सुबह कोल्टन को आखिरकार एहसास होता है कि खतरा बहुत बड़ा है। वो बाकी सभी क्लाइंबर्स के साथ नीचे उतरने का फैसला करता है। सब लोग नीचे जाने लगते हैं सिवाय सेम और क्रिस्टन के। कोल्टन सेम से संपर्क करता है और कहता है, अब हम दोनों ही ऊपर चढ़ेंगे। सेम भी तैयार हो जाता है। अब केवल सेम और कोल्टन ही ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद दोनों पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां सेम को अपने दादा की कंकाल अवस्था में लाश मिलती है। ये देखकर कोल्टन उस पर शक करता है और पूछता है, कहीं तुम अफसर से मिले हुए तो नहीं? सेम यह सुनकर नाराज हो जाता है और दोनों के बीच अविश्वास बढ़ जाता है। उसी वक्त लकी और एक अन्य लड़की पजस्ट अवस्था में उनके सामने आ जाते हैं। लकी अपनी एक दोस्त की हत्या कर चुका था। चोटी पर एक प्राचीन पत्थर रखा होता है जिससे अजीब रेडिएशन निकल रही थी, जैसे वह किसी जादुई शक्ति का स्रोत हो। यही पत्थर उन लोगों को पजस कर रहा था। वो लड़की इस शक्ति के असर से लकी को मार देती है और फिर कोल्टन पर हमला कर देती है। तभी सेम को चीफ द्वारा दी गई लकड़ी की छड़ी याद आती है। वह उसे उठाकर पत्थर पर जोर से मारता है। पत्थर शांत हो जाता है और लड़की एकदम सामान्य हो जाती है। कोल्टन भी बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। लड़की सेम से कहती है, अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन सेम मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास पैराशूट है, हम एक ही पैराशूट से नीचे जा सकते हैं। और इस तरह सेम और वह लड़की एक साथ पैराशूट के जरिए नीचे उतर जाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद अधिकारी भी समझ जाते हैं कि इस पहाड़ पर एक रहस्यमयी ताकत मौजूद थी। सेम अपने घर लौटता है। उसके पिता उसे जिंदा देखकर गले लगाते हैं और रो पड़ते हैं। सेम उन्हें अपने दादा की कंकाल के बारे में बताता है। अंतिम दृश्य में हमें फिर से कोल्टन दिखाई देता है, जो अब वापस जिंदा हो चुका होता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी होती हैं। और इसी खौफनाक सस्पेंस के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।